आप सभी भारत की वर्तमान तस्वीर से अवगत हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देने वाली सत्तारूढ़ पार्टी ने सभी के विश्वास के साथ धोखा किया और उसका परिणाम है आज देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार होकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। सबका साथ का नारा देने वाले लोग जब से सत्ता में बैठे हैं, सरकारी नौकरियां गायब हो गई। गाहे बेगाहे यदि कभी कोई सरकारी नौकरी का विज्ञापन आया भी तो नकल या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। दोबारा वो परीक्षा कभी हुई नहीं। परीक्षा हुई भी तो उसके परिणाम नहीं आए। और जब सरकारी नौकरियां नहीं तो देश का नौजवान तो बेरोजगार होगा ही होगा। भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से SC, ST, OBC को जो आरक्षण का अधिकार दिया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) के तहत अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात को आरक्षण की सुविधा, अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों को 27% की आरक्षण की सुविधा आज पूरी तरीके से सरकार ने नकार दिया है। पहले तो सरकारी नौकरी नहीं तो आरक्षण नहीं, क्योंकि आरक्षण तो सरकारी नौकरी में थी। जब सरकारी नौकरी भर्ती ही नहीं तो आरक्षण तो अपने आप खत्म हुआ। और यदि कभी कोई भर्ती हुई भी, अभी अभी हाल में एक रेलवे में भर्ती हुई, SC, ST, OBC के जो लड़के पास आउट हुए थे लिखित में, इंटरव्यू में एक इन्होंने नया फंडा निकाल दिया है, नॉट फाउंड सुटेबल। क्या निकाला है? नॉट फाउंड सुटेबल। इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुटेबल करके सारे ST, OBC को बाहर का रास्ता दिखा दिया और उनके खाली पदों पर भी सामान्य वर्ग के लोगों को भर्ती कर दिया। EWS को आरक्षण मिला 10%। रेलवे की नौकरी में उनको 45% पदों पर सम्मिलित कर दिया गया। SC, ST, OBC के आरक्षित पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सुटेबल करके उनको वापस कर दिया। हम बड़े गलत मुकाबले में हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की रक्षक है। आप केवल वोट देने के लिए हिंदू हो। सही मायने में अगर आपको हिंदू मानते तो आपके हकों पर डकैती नहीं डालते, आपके आरक्षण को खत्म नहीं करते, देश के करोड़ों नौजवान को बेरोजगार नहीं बनाते, सरकारी नौकरियां गायब नहीं करते। यही नहीं, जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, इन्होंने एक एक करके उन सरकारी विभागों को बेचना शुरू कर दिया। आपको मालूम है, मोदी जब से प्रधानमंत्री बने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए। बंदरगाह जानते हैं, समुद्र किनारे जो पानी वाले जहाज के ठहरने वाले अड्डे होते हैं, जहां से सामान उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, सभी एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें भी अदानी और अंबानी को दे दिया। LIC जैसी बड़ी संस्था को भी अदानी को हिस्सेदार बना दिया। ये सभी विभाग आपके हैं।
जिनका मैंने नाम लिया ये सभी लाभ वाले हैं। नुकसान में चलते होते बेचते तो समझ में आती कि सरकार नहीं चला पाई थी इसलिए बेच दिया। ये सारे के सारे विभाग लाभ देने वाले विभाग थे, फायदे में चल रहे थे, फिर भी इन्होंने अपने चहेते पूंजीपतियों को मालो माल करने के लिए लाभ वाले सारे सरकारी विभाग उनको सौंप दिए। यानी नौजवानों की सरकारी नौकरियों की जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों का भी गला इस सरकार ने घोट दिया। साथियों, महंगाई आसमान पर है, आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। और जब से भाजपा सरकार आई इसने देश के गरीबों की संख्या बढ़ा दी। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं हम देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं। अब बताइए, जिस देश में 80 करोड़ लोगों की किस्मत 5 किलो 10 किलो चावल के इर्द गिर्द मंडराएगी तो देश का कोई विश्वगुरु बनेगा क्या? 5 किलो 10 किलो चावल के लिए लाइन कौन लगाएगा? जिसके पास खेती नहीं है, जिसके पास कोई बिजनेस रोजगार कारोबार नहीं है, जिसके पास कोई नौकरी नहीं है, वही 5 किलो 10 किलो चावल के लिए लाइन लगाएगा ना। और ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? 80 करोड़। ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का नहीं, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देने का पीठ थपड़ाते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी इस देश में 80 करोड़ लोग गरीब, लाचार, बेबस, मजबूर की जिंदगी जी रहे हैं, जिनकी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई। हम कहते हैं सरकारी नौकरी क्यों नहीं? गांव का सबसे छोटा सरकारी मुलाजिम होता है सफाई कर्मी। हमारी सरकार थी, हम पंचायती महाराज मंत्री थे, उस समय लगभग 1,08,000 सफाई कर्मी भर्ती हुई थी। सफाई कर्मी भी आज की तारीख में 35-40 हजार रुपया महीना पाता है। यानी सबसे छोटा सरकारी मुलाजिम 45-40 हजार रुपया पाता है, वो 5 किलो 10 किलो चावल के थोड़ा नहीं लगेगा। आप हर घर में अगर नौजवानों को सरकारी नौकरी दे दो तो 5 किलो 10 किलो चावल की बात जाने दो, वो हो नौकरी पाने वाला व्यक्ति जरूरत पड़ने पर 5 कुंतल 10 कुंतल चावल लाएगा, दाल लाएगा, आटा लाएगा, उसको आपकी मेहरबानी पर जिंदा रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सरकार तो चाहती है ये देश के लोग इतने मजबूर हो जाएं, इतने मजबूर हो जाएं कि हमारे 5 किलो 10 किलो चावल पर हमारा गुणगान करें और हमें और दे करके हमेशा हमारी ताजपोशी भी करते रहें। इसी पॉलिसी है और कहते हैं हम विश्वगुरु बनाएंगे। तुम क्या विश्वगुरु बनाओगे? विश्वगुरु तो बहुत पहले बुद्ध भारत बन चुका है। जिस दिन तथागत बुद्ध ने पूरे दुनिया को मानवता का संदेश दिया, मानो मानो एक समान की विचारधारा फैलाई, उसी दिन हमारा भारत पूरे विश्व का गुरु बन गया। अब आपको विश्व गुरु बनाने की जरूरत है। साथियों, यही नहीं, आज किसान आंदोलित है। पिछले 3 सालों से दिल्ली शंभू बॉर्डर पर आज भी किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लगभग 850 किसान अब तक शहीद भी हो गए। किसानों की एक ही मांग है कि लाभकारी मूल्य देने का वादा किया था भाजपा ने, आज तक लाभकारी मूल्य तो नहीं दिया।
कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा तो कर दो। कम से कम किसानों की लागत तो निकल आए। तुम लाभकारी मूल्य नहीं दे सकते हो, किसानों के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दो। किसानों के आगे धूल झोंकने के लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम तो 5-6 हजार रुपया सालाना प्रधानमंत्री सम्मान निधि देते हैं। अरे माननीय मोदी जी, आपका 6 हजार रुपया सालाना सम्मान निधि चूल्हे भार में जाए, क्योंकि आपके छुट्टा जानवर लाखों की फसल किसानों की चर करके चौपट कर दे रहे हैं। आप इन छुट्टा जानवरों पर तो कम से कम अंकुश लगा लेते। लाखों की फसल चर करके चौपट कर दे रहे हैं। वो अपने खेतों में अगर छोटा किसान भी है तो 10,000, 15,000, 20,000 रुपए का ताल लगाता है, उसके बावजूद उसकी फसल नहीं बचती और कहते हो 6,000 रुपया देते हैं। लाखों की फसल चरवा करके 6,000 रुपया देने के ढिढोरा पीटते हो। यह केवल देश की जनता की आंख में धूल झोंकने के सिवाय कुछ नहीं। यही नहीं, आज किसान मारा फिर रहा। महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव के मजदूर, किसान, गरीब के बच्चों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की साजिश चल रही है। इनकी एक रणनीति है, न रहे बांस न बजे बांसुरी। जब शिक्षा रहेगी ही नहीं, इनको उच्च शिक्षा से वंचित करो। जब उच्च शिक्षा नहीं रहेगा तो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बेटे बेटी IAS नहीं बन पाएंगे, IPS नहीं बन पाएंगे, प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, साइंटिस्ट नहीं बन पाएंगे। अपने आप जब उच्च शिक्षा ही नहीं पाएंगे तो बड़ी नौकरियों का सपना भी नहीं देखेंगे, बड़ी नौकरियों में बैठने भी नहीं पाएंगे। इसलिए आज शिक्षा महंगी दर महंगी होती जा रही है। सामान्य लोग अपने बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा नहीं दिला पाएंगे। हम लोग भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कभी छात्र थे, वहां से MA LLB करके निकले थे। आज का प्रवेश होता तो हम लोग भी नहीं पढ़ पाते। पहले साल में एक बार परीक्षा का पैसा देना पड़ता था, अब क्या सेमेस्टर कर दिया। हर क्लास में 2 बार, जहां 1 बार देना पड़ता था वहां 2 बार, जहां 2 बार पूरे BA 2 साल का होता था 2 साल देना पड़ता था, अब 4 बार देना पड़ता है। कहीं कहीं 3 साल की डिग्री है तो अब बढ़ा गया, डिग्री बढ़ा दिया गया, ला 5 साल का कर दिया गया, कहीं कहीं ग्रेजुएट में 3 साल कर दिए गए। ये क्या है? ये शिक्षा महंगी करने की एक साजिश है कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे ना पढ़ पाएंगे। अभी योगी जी ने उत्तर प्रदेश के 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद किए। कहते हैं छात्र नहीं है। अपना निकम्मेपन को नहीं कहेंगे कि हम इतने निकम्मे हैं कि हम विद्यालय नहीं चला पा रहे हैं। अब विद्यालय चले कैसे? जब एक स्कूल में एक अध्यापक होगा और कभी कभी एक अध्यापक 2-2, 3-3 स्कूल चलाएगा तो बच्चों की पढ़ाई क्या होगी? स्कूल कोई माता पिता अपने बच्चों को इसलिए भेजता है कि हमारा बच्चा जाकर वहां पढ़े। हमने कई स्कूलों में देखा, एक अध्यापक है, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 पांचों कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठा करके कहरा पढ़ाता है, गिनती पढ़ाता है, पहाड़ा पढ़ाता है। अब कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 सबके बच्चों का IQ एक है क्या?
इसका मतलब जानबूझ करके साजिश की तहत ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को पढ़ाई से शून्य किया जा रहा है, जिसके चलते पढ़ाई के प्रति लोगों का रुझान घटे और लोग अपने बच्चों को स्कूल न भेजें। इन्होंने एक योजना चलाई, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। जानते हैं क्या है? यानी जो बाप दादा पुरखे कभी करते रहे, मोची का बेटा मोचीगिरी करे, लोहार का बेटा लोहारी करे, कुहार का बेटा कुहारी करे, बढ़ई का बेटा बढ़ईगिरी करे, दूध दही वाले का बेटा दूध दही बेचे, सब्जी बेचने वाले का बेटा सब्जी बेचे, यानी गांव में सफाई करने वाले का बेटा सफाई करे। यानी जो बाप दादा पुरखे करते रहे आजादी के पहले गुलाम भारत में, उस परिस्थिति में इस देश के 90% लोगों को ले जाना चाहती है सरकार। इस देश में 90% कौन है? SC ST OBC माइनॉरिटी। इनको फिर से पुश्तैनी कामों की ओर ठेलना चाहती है और साजिश के तहत उच्च शिक्षा से वंचित करती है, और शिक्षा से वंचित करने के ही क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा को ऋण मार रही है। साथियों, हम आप सब ऐसे गूंगे भरे अंधे बैठे रहेंगे तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं ना, वो कभी आपको माफ नहीं करेंगे। हम गूंगे रहेंगे, बैठे रहेंगे, चुप रहेंगे, तो इसका मतलब है जो सरकार आपके बेटे बेटियों का आरक्षण खत्म कर रही है, उस शिक्षा से वंचित करने का पाप कर रही है, आप उसमें हिस्सेदार बन रहे हो। मौनम स्वीकार लक्षणम। सरकार के खिलाफ आवाज न उठाना, चुप रहना अपने आप में मौन स्वीकृति को इंगित करती है। और इसीलिए साथियों, मैंने सोचा कि किसी न किसी को सड़क पर निकलना चाहिए, किसी न किसी कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इसीलिए 15 मार्च जो सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर काशीराम जी का जन्मदिन है, लखनऊ के ऐतिहासिक मैदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर मानवर काशीराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हमने संविधान सम्मान और जनहित हुंकार यात्रा पूरे प्रदेश में निकालने का निर्णय लिया। अभी पहले चरण का मेरी यात्रा हुई है। लखनऊ से मैंने शुभारंभ किया, रायबरेली अमेठी होते हुए इलाहाबाद, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र होते हुए रीवा सतना के बॉर्डर के इलाहाबाद भूभाग को टच करते हुए कौशाम्बी, ऊंचाहाट, डलमऊ, लाल होते हुए उसकी वापसी हुई। जो ऐतिहासिक भीड़ सड़कों पर निकली तो ऐसा मुझे आभास हुआ कि जैसे जनता पहले से इंतजार कर रही थी कि कोई न कोई हमारी समस्या को लेके आए। अभी लखनऊ मंडल और कानपुर मंडल का एक साथ में जनहित यात्रा लेके चलूंगा। चूंकि प्रदेश बहुत बड़ा है, हम सभी जिलों में पहुंचे, कोशिश करें अधिक से अधिक विधानसभाओं में जाएं। इसलिए हमने पूरी यात्रा को 9 चरणों में किया है। एक चरण में 2 मंडल लेंगे। जैसे पहले चरण में हमने प्रयागराज इलाहाबाद मंडल और मिर्जापुर मंडल लिया। दूसरे मंडल की शुरुआत 2 अप्रैल से होगी, जिसमें बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल लेने जा रहा हूं।
तीसरे मंडल के कार्यक्रम की घोषणा 2 अप्रैल के पहले मैं कर दूंगा, क्योंकि जब हम दूसरे यात्रा पर निकलते हैं तो उसके पहले तीसरे की घोषणा हम आने वाले कार्यक्रम की घोषणा करते हैं। तीसरे चरण की घोषणा हम 2 अप्रैल की यात्रा शुरू करने के पहले कर देंगे। और इसलिए साथियों, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज हिटलरशाही रास्ते पर जा रही है। इस देश में हमारे महापुरुषों ने समतामूलक समाज की स्थापना के लिए एक लंबा संघर्ष किया। तथागत बुद्ध ने आज से लगभग 3000 साल पहले इस देश में करुणा, मैत्री, बंधुत्व यानी भाईचारे पर आधारित समाज की रचना का बीजारोपण किया था। ऐसा समाज जिसमें जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का कोई भेदभाव न हो। हमारा भारतीय संविधान भी कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 19 में इस बात का साफ निर्देश है कि हम समाज के किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन हो क्या रहा है, संविधान की कसम खाने वाले लोग आज संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान की मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं। क्यों? इनका एक षड्यंत्र है, साजिश है। कोई नौजवान रोजगार की बात न करे, महंगाई के खिलाफ आवाज न उठे, किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग न करे, SC, ST, OBC पर हो रहे जनजातीय अत्याचार के खिलाफ कोई आवाज न उठाए, और साथ ही साथ महंगी शिक्षा के खिलाफ कोई आवाज न उठाए। देश बेचा जा रहा है, इसका कोई विरोध न करे। अस्पतालों में गरीबों के लिए दवा नदारत है, इस पर कोई बहस न करे। इसलिए साजिश के तहत ये कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मस्जिद में मंदिर खोलने का शिगुफा, और कभी औरंगजेब को लाके खड़े कर देते हैं। इस देश का SC, ST, OBC भी धर्म के नाम पर पागल हो जाता है और मूलभूत समस्याओं पर बात करने के बजाय हवा में तैरने लगता है। साथियों, हमने कहा आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। इसलिए आज जो हकीकत है उस पर चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। लोकतंत्र है, आवाज उठानी होगी। हमारी सरकार होती थी, 1 रुपए 2 रुपए की पर्ची बनती थी, 6 महीने गरीब जो है अपनी जरूरत की दवाइयां लाता था। आज पर्चा लिख दिया जाएगा, आपको दवा निःशुल्क नहीं मिलेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक मुसलमानों पर आज कहर बरपा जा रहा है। कल भी लखीमपुर में एक दलित बेटी को मार करके पेड़ में लटका दिया। उसका आधा शरीर जमीन पर था, आधा लटका मिला। फतेहपुर में कल एक मोहरा समाज के नौजवान को दबंगों ने पीट पीट के मार डाला, मुआ डाला। रोज रोज कोई न कोई घटना घटती रहती है। लेकिन हिंदू के नंबरदार बनकर के आज अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं, बल्कि धार्मिक उन्माद पैदा कर हिंदू मुस्लिम भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। जबकि आप जानते हैं इस देश का मुसलमान, सिख,
ईसाई कहीं बाहर से नहीं आए, सब इस देश के हैं। जो कभी दलित कहे जाते थे, पिछड़े कहे जाते थे, शूद्र कहे करके जानवर से बदतर जिंदगी बनाई जाती थी, जानवर से बदतर उनके साथ व्यवहार किया जाता था, उन्हीं लोगों में से, उन्हीं शूद्रों में से सम्मान स्वाभिमान की भूख को लेके कभी कोई ईसाईयत कबूल कर लिया, कभी कोई इस्लाम कबूल कर लिया। सिख धर्म का इजाद भी गुरु नानक ने इसी चलते किया था। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे दुनिया के सबसे बड़े विद्वान को बौद्ध धर्म शरणम गच्छामि कह करके बौद्ध धर्म के अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ये इसीलिए सम्मान और स्वाभिमान की भूख के लिए इस देश का बौद्ध, इस देश का सिख, इस देश का ईसाई, इस देश का मुसलमान सब आपके भाई। ये हिंदू मुस्लिम की लाश के सौदागर हिंदू मुस्लिम खून खराबा करा करके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने रहने के लिए हमारे आप सबकी आंख में धूप छोड़ने का काम करते हैं। इसलिए जिन महापुरुषों ने हमें सम्मान स्वाभिमान दिलाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी संघर्षों में बिताई, बुद्ध के विचारों का भारत बनाया कभी सम्राट अशोक ने, हमारे संतों गुरुओं ने भी समय समय पर इस आवाज को उठाया। संत कबीर, गुरु नानक, संत रविदास, आज गुरुओं ने भी हमें झकझोरा सम्मान के लिए। और सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नाइकर, नारायण गुरु, संत गाड़गे, पेरियार ललई सिंह यादव, रामशु वर्मा जी, बिहार में लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, और इन तमाम महापुरुषों की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानव काशीराम जी ने। मानव काशीराम जी ने देश के बहुजन समाज को जगाया। कभी हम लोग नारा लगाते थे, कांसी राम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, कांसी राम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। आज कांसी राम साहब नहीं, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी नहीं, ज्योतिबा फुले जी भी नहीं, महिलाओं में भी सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख जैसी महिलाओं ने महिलाओं की शिक्षा की शुरुआत की। तो साथियों, आज हमारे महापुरुष नहीं, इसका मतलब क्या उनका विचारों का कारवा रुक जाएगा क्या? ये बात सही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य डॉक्टर अम्बेडकर नहीं बन सकते, स्वामी प्रसाद मौर्य मानव कांशीराम नहीं बन सकते, स्वामी प्रसाद ज्योतिबा फुले नहीं बन सकते, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अपने इन महापुरुषों की विचारधारा को आप तक पहुंचाने के लिए डाकिए काम जरूर कर सकते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हम डाकिया बन करके, पोस्टमैन बन करके अपने महापुरुषों की विचारधारा को संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में घर घर जन तक ले जाने का काम करेंगे। हम जानते हैं लाख आवाज उठाने के बावजूद भी ये गूंगी बहरी अंधी सरकार जो कुंभकर्णी नींद सो रही है नहीं जगेगी, क्योंकि सोते हुए व्यक्ति को जगाना आसान होता है और जागता हुआ व्यक्ति जो सोने का नाटक करता है उसको जगाना बहुत कठिन होता है। तो ये हमारी बात को नहीं सुनेंगे, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में जो खून है उसमें बाबा साहब का खून दौड़ रहा है, कांशीराम साहब का खून दौड़ रहा है, ज्योतिबा फुले खून दौड़ रहा है, सम्राट अशोक का खून दौड़ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं,
नहीं सुनेंगे, सुनेंगे तो ठीक। हम सोचें हमारी यात्रा काम हो गई या कामयाब हो गई, और हम जानते हैं नहीं सुनेंगे, तो इसी यात्रा के माध्यम से 2027 में इनकी विदाई का रास्ता हम दिखा देंगे और सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, हमारी मांग भी है कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दो। जब तक रोजगार नहीं दे पाते उनको रोजगारी भत्ता दो, महंगाई पर रोक लगाओ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों का संविधान प्रदत्त आरक्षण 100% पूरा करो, जातिवाद गणना कराओ, जाति के आधार पर, जाति के अनुपात में आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करो। आउटसोर्सिंग और मानदेय पे काम करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मी, आशा बहुएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, शिक्षा मित्र, पंचायत मित्र, आज सबों को सरकारी कर्मी घोषित करो और पूरा का पूरा वेतन दो। उच्च शिक्षा से वंचित करने का पाप करने वाले भाजपा के लोगों को मेरी मांग है, तुम फिजूल की नारेबाजी मत करो। वन नेशन वन इलेक्शन कभी संभव नहीं है। लोकतांत्रिक हमारा देश है। 1952 में पार्लियामेंट और असेंबली चुनाव साथ साथ हुआ था, लेकिन कभी मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार भंग कर देता है और कभी प्रधानमंत्री पार्लियामेंट भंग कर देता है। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट भंग करता है तो मुख्यमंत्रियों की राय की आवश्यकता नहीं होती, और मुख्यमंत्री जब असेंबली भंग करता है तो उसे प्रधानमंत्री की राय की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब जिसके नाते 52 में एक साथ शुरू हुए असेंबली पार्लियामेंट चुनाव आज आगे पीछे हो गए। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन लोकतांत्रिक सिस्टम में कभी कामयाब नहीं होगा। अगर एक करना ही है तो मेरी मांग है, वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। एक शिक्षा, एक देश, एक शिक्षा होनी चाहिए, और शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार के रूप में हमें शिक्षा का अधिकार दिया है। अगर मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार मिला है तो इसका व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, और ये तभी संभव है जब वन नेशन वन एजुकेशन होगा। समान शिक्षा मिलेगी, अमीर गरीब के सब बच्चों को बराबर की जब एक शिक्षा मिलेगी तो अपने आप विषमता खत्म होगी। और इसके साथ ही साथ न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया जाए। न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से जितने भी न्यायपालिका हैं, निचली अदालत से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब में SC ST OBC का आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। SC ST OBC माइनॉरिटी मुस्लिम समाज पर विशेष रूप से हो रहे जाति दुर्भावना से हत्याएं हैं, फर्जी FIR कराई जा रही है, प्रताड़ित किया जा रहा है, बहन बेटियां की जिताबरू लूटी जा रही है। इस पर तत्काल रोक लगाया जाए और आपराधिक कृत्य करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। साथियों, ये बहुत सी मांगे हैं जिसको लेकर के हम संविधान सम्मान और जनहित हुंकार यात्रा के माध्यम से निकले। हमारे कुछ साथी कहते हैं महाराज जी धर्म पर बोलते हैं। शायद अंदर अंदर उनके अंदर भाजपा का कीड़ा घूमता रहता है। सभी धर्म का मकसद है मानव कल्याण। अगर कोई इंसानियत का दुश्मन है, जाति के आधार पर कहीं कत्ल करता है, जात के आधार पर घृणा नफरत पैदा करता है, जात के नाम पर समाज को बांटने का पाप करता है, तो धर्मी नहीं, वो धर्मी है। कोई भी धर्म हो, धर्म का मकसद है
मानवता की भलाई, कल्याण हो, किसी का अहित ना हो। लेकिन यहां हो क्या रहा है? अंधा बाटे रेवड़ी, अपन अपन का दे। आज SC ST OBC माइनॉरिटी का भी हिस्सा ये सत्ता में बैठे लोग अपने चहेतों को बांट रहे हैं, रेवड़ी की तरह उनको उबलाइश कर रहे, उपकृत कर रहे हैं। एक एक पदों पर आरएसएस के लोग भरे जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को जब चुनाव लड़ना होता है तो पिछड़ों के नाम पर रोना रोते हैं, पिछड़ों के नाम पर हरियाली आंसू बहाते हैं, कहते हैं हम पिछड़ी जात में पैदा हुए इसलिए कुछ लोग हमको नीच कहते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं और मांग की जाती है कि पिछड़ों का जातिवार जनगणना कराओ, तो उस समय पिछड़ों के नाम भी भागते हैं, कहते नहीं हमारी प्राथमिकता पिछड़ा नहीं, हमारी प्राथमिकता दलित। जबकि सच क्या है? माननीय प्रधानमंत्री की प्राथमिकता न पिछड़ा है न दलित है, क्योंकि लिटरल एंट्री के नाम पर उन्होंने 340 IAS बनाए। 340 IAS में एक भी गरीब नहीं, एक भी SC नहीं, एक भी ST नहीं, एक भी OBC नहीं। उसमें अदानी अंबानी के परिवार के लोग मिल जाएंगे, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के बेटे बेटे मिल जाएंगे, बेटा बेटी मिल जाएंगे, लोकसभा के अध्यक्ष की भी बेटा बेटी मिल जाएंगे, आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं के बेटा बेटी उसे मिल जाएंगे। लेकिन एक भी SC नहीं, एक भी ST नहीं, एक भी OBC नहीं, एक भी गरीब नहीं। क्या लाइट चली गई है? लेटर नहीं है,